हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे पेनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। पेनक्रियाटिक कैंसर आपका क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन कौन सी इसमें हमारी स्टेजेस होती हैं, राइट। देन इसका डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल एंड मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एक्सेट्रा। ये पॉइंट के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं चलिए वीडियोस को। इंट्रोडक्शन इसका, इंट्रोडक्शन टू द पेनक्रियाटिक कैंसर। पेनक्रियाटिक कैंसर इज a malignant neoplasm that arise from the tissue of the pancreas, an organ located behind the stomach that play an essential role in digestion and regulation of the blood sugar. The most common type of pancreatic cancer is pancreatic adenocarcinoma, which originate in the exocrine cells of pancreas. Pancreatic cancer is one of the most aggressive form of the cancer and is often diagnosed at the advanced stage due to the lack of early symptoms. तो पेनक्रियाटिक कैंसर क्या है? पेनक्रियाटिक कैंसर एक मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्मिक ट्यूमर होता है दैट अराइज फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द पेनक्रियास। ये अराइज कहाँ से होता है? हमारे टिश्यू ऑफ द पेनक्रियास से आता है, वहां से अराइज होता है। एन ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक, और स्टोमक के पीछे जो हमारा ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं जिनका एक एसेंशियल रोल होता है, जैसे कि डाइजेशन के लिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर के लिए। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर, मोस्ट कॉमन टाइप का पेनक्रियाटिक कैंसर होता है वो होता है हमारा एडिनोकार्सिनोमा, विच ओरिजिनेट इन द एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। एडिनोकार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन टाइप का है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा? विच ओरिजिनेट द एक्सोक्राइन सेल ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास के जो एक्सोक्राइन सेल्स है उस रीजन से, उस जगह से ओरिजिनेट होता है। पेनक्रियाटिक कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ द कैंसर, राइट। पेनक्रियाटिक कैंसर वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर होता है। जो जितने भी टाइप के कैंसर इसमें से एग्रेसिव कैंसर होता है एंड ऑफन डायग्नोज एट द एडवांस स्टेज ना, एडवांस स्टेज पर हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं अक्सर। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ अर्ली सिम्टम, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अर्ली सिम्टम इसका हमको देखने को नहीं मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा ये बाद में डायग्नोस होता है, तब तक इसका सिम्टम्स वगैरह भी इंक्रीज हो जाते हैं, सीवियरिटी भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप जब जैसा कि देख पा रहे होंगे, पेनक्रियास जो आपका ऑर्गन होता है वहां पर ट्यूमर का आपका कैंसरस का फॉर्मेशन हो जाना, दिस इज द पेनक्रियाटिक कैंसर। अब इसके टाइप ऑफ ट्यूमर की बात करेंगे तो फर्स्ट जो होता है एक्सोक्राइन ट्यूमर। दिस आर द मोस्ट कॉमन एंड इंक्लूड पेनक्रियाटिक adenocarcinoma. This tumor begin in the cells lining the duct that carry digestive enzyme. Okay. So exocrine tumor क्या होता है? These are the most common and include pancreatic adenocarcinoma. ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का कार्सिनोमा ट्यूमर होता है एंड इंक्लूड पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। दिस ट्यूमर बिगिन इन द सेल्स लाइनिंग एंड डक्ट। ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है हमारा? ये ट्यूमर इसकी बिगनिंग होती है लाइनिंग द डक्ट दैट कैरी डाइजेस्टिव एंजाइम ना, डक्ट की जो लाइनिंग है हमारी वहाँ से इसकी बिगनिंग होती है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कैरी करता है। एंडोक्राइन ट्यूमर, एंडोक्राइन ट्यूमर पेनक्रियाटिक न्यूरो endocrine tumor, endocrine tumor pancreatic neuroendocrine tumor. These are the less common and originate in the hormone producing cells of the pancreas islet cells. ये थोड़ा सा लेस कॉमन होता है और ये ओरिजिनेट होता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है? हमारे हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं पेनक्रियास के, जैसे कि स्लेट सेल्स है। एग्जांपल इंक्लूड इंसुलिनोमास हो गया ना, ग्लूकोगेनोमास हो गया एंड गैस्ट्रियोनोमास। ये जो सेल्स है यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है हमारा कौन से? हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है। एग्जांपल जैसे इंसुलिनोमास, ग्लूकेगोनोमास एंड गैस्ट्रियोनोमास, राइट। अब इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन इन द जीन लाइक KRAS TP
53 and CDKN2A, right, can lead to the abnormal cell growth and tumor formation. इसकी वजह से आपका abnormal cell growth and tumor का formation हो सकता है. देन अदर जो कॉजेस होते हैं, फैमिली हिस्ट्री, इंडिविजुअल विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर और ऐसे इंडिविजुअल जिनको अर्ली पैनक्रियाटिक कैंसर का हिस्ट्री है ना, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में यदि पहले से किसी को हुआ है प्री डिस्पोज है तो उस रीजन की वजह से हो सकता है. सर्टेन जेनेटिक सिंड्रोम, कुछ जेनेटिक सिंड्रोम आते हैं जैसे कि BRCA म्यूटेशन और द हायर रिस्क स्मोकिंग, कुछ स्मोकिंग की वजह से हो सकता है. स्मोकिंग भी एक मेजर कोर्स होता है, लाइक स्मोक करना ट्वाइस ए डे और मैक्सिमम भी हो सकता है, जो कि एक डेवलपमेंट करता है हमारे पैनक्रियाटिक कैंसर को. नेक्स्ट है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस. Chronic inflammation of the pancreas increase the risk of pancreatic cancer. Chronic inflammation, swelling होना, लंबे समय से आपका इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो वो भी एक हमारी हायर रिस्क होती है, पैनक्रियाटिक कैंसर की रिस्क हो सकती है. देन डायबिटीज होना, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज and sudden onset of diabetes in older adult can be a risk factor, right. लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज से या फिर सडन ऑनसेट ऑफ डायबिटीज हुआ है, क्रोनिक डायबिटीज से या एक्यूट है, तो उस केसेस में भी हमारा ओल्डर एडल्ट में स्पेशली कैन बी रिस्क फैक्टर हो सकता है. ओबेसिटी की वजह से हो सकता है. ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल आर लिंक्ड टू एन इंक्रीज रिस्क. ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से भी हो सकता है. एज एंड जेंडर, जैसे कि हमारा पैनक्रियाटिक कैंसर जो ज्यादातर देखने को मिलता है पार्टिकुलर आफ्टर 60 की एज के बाद मिलता है. स्लाइटली मोर कॉमन इन द मैन में ज्यादा कॉमन होता है एज कंपैरिजन टू वुमेन्स. ओके, अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, तो फर्स्ट है एब्डोमेन पेन ऑफन द अपर एब्डोमेन और बैक, अपर एब्डोमेन में और बैक में आपका पेन होना. इससे कॉमन सिम्टम्स है आपका ड्यू टू द ट्यूमर प्रेसिंग ऑन द सराउंडिंग ऑर्गन. अब जो ट्यूमर है वो सराउंडिंग ऑर्गन्स तक भी प्रेस कर रहा है, इसकी वजह से आपको एब्डोमेन पेन होना. स्पेशली आपका अपर एब्डोमिनल रीजन में कॉमन जो सिम्टम्स है आपका ड्यू टू ट्यूमर की वजह से एंड सराउंडिंग ऑर्गन्स की वजह से. अगला है हमारा वेट लॉस. क्या होना, वेट लॉस होना. वेट लॉस अनइंटेंशनल एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस इज कॉमन, राइट. अनइंटेंशनल एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस आपका कॉमन होता है. जॉइंटलेस, yellowing the skin, yellowing of skin and eye occur if the tumor block the bile duct. स्किन जॉइंटिस से आपका स्किन जो येलो हो जाती है, आपकी आईज से, आपके नेल से येलो डिस्कलरेशन होना. एंड ट्यूमर क्या करता है, बाइल डक्ट को ब्लॉक करता है, इस रीजन की वजह से आपको हो सकता है. लॉस ऑफ एपेटाइट होना, मैनी पेशेंट एक्सपीरियंस रिड्यूस एपेटाइट एंड अर्ली सैटिटी, राइट. लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर अर्ली सैटिटी, जल्दी भूख लगना, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट भी आपको हो सकता है. ऑलराइट, देन नोसिया एंड वोमिटिंग. नोजिया एंड वोमिटिंग होना, वोमिटिंग के पहले वाली स्टेज होती है, फीलिंग ऑफ, तो दिस इज द नोजिया एंड वोमिटिंग. ट्यूमर ग्रोथ कैन इंटरफेयर द नॉर्मल डाइजेशन ऑफ फूड. अब यहाँ पर ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं. अब डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होना, सीक्रेट नहीं हो पाना, तो इसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है. अगला न्यू ऑनसेट डायबिटीज. न्यू ऑनसेट डायबिटीज की वजह से पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है. कैन डिसरप्ट इंसुलिन प्रोडक्शन को, जो कि डिसरप्ट करती है, दिस इज द लीडिंग टू द डायबिटीज. ओके, देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे. कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हमको कराना है, तो फर्स्ट इमेजिंग स्टडी में है CT स्कैन एंड MRI. दिस प्रोवाइड डिटेल इमेज ऑफ द पैनक्रियास एंड सराउंडिंग टिश्यू. CT स्कैन में हम सराउंडिंग टिश्यू है, पैनक्रियास है, उसके पास कहाँ पर ट्यूमरस फॉर्म हुआ है, कहाँ पर कैंसरस सेल्स पे ग्रोथ हुआ है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमको MRI स्कैन कराना होता है. देन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS. एन अल्ट्रासाउंड probe is the inserted through an endoscope to visualize the pancreas closely. अल्ट्रासाउंड में हम प्रोब होता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं और जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करते हैं हमारे पैनक्रियास को.
एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में पेनक्रियास को हम विजुअल करते हैं, जहाँ से हम देख सकते हैं एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के वगैरह में ट्यूमर्स वगैरह तो फॉर्म नहीं हुआ, कैंसरस सेल को आप विजुलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक है वो है प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी स्कैन, डिटेक्ट मेटास्टेटिस बाय द आइडेंटिफाई कैंसरस टिश्यू। इसमें मेटास्टेटिस को डिटेक्ट करने के लिए हम इसे चेक करते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कैंसरस टिश्यू को। अगला जो हमारा टेस्ट है दिस इज द बायोप्सी, इज सैंपल ऑफ द ट्यूमर इज टेकन ऑफन ड्यूरिंग EUS टू कंफर्म द डायग्नोसिस हिस्टोलॉजिकली, राइट। तो इसमें हम एक टिश्यू का सैंपल लेते हैं और सैंपल से हम चेक करते हैं, हम कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस करके कि ट्यूमर कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, एक्सेट्रा। कुछ हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं CA-999 जो मार्कर होता है, तो ट्यूमर मार्कर्स वगैरह हम इसमें कम्प्लीटली कराते हैं। इसमें हम देखते हैं एलिवेटेड पेनक्रियाटिक कैंसर बट इज नॉट स्पेसिफिक टू डायग्नोस्टिक। इसमें पेनक्रियाटिक कैंसर जो मार्कर है वो एलिवेटेड आएगा बट इट नॉट स्पेसिफिक या नॉट कंफर्म कि ये एलिवेटेड आ रहे हैं तो आपको पेनक्रियाटिक कैंसर ही है। एसोसिएटेड जो भी अदर टेस्ट हैं इसके साथ साथ आप वो भी करा सकते हैं। देन लीवर फंक्शन टेस्ट LFT टू चेक फॉर द जॉइंटिस और लीवर इन्वॉल्वमेंट। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराना है, लीवर का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ है जॉइंटिस के लिए, लीवर फंक्शन टेस्ट के आ रहे हैं वो भी आप चेक करा सकते हैं नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। जेनेटिक टेस्टिंग, कुछ हमारी जेनेटिक्स टेस्टिंग होती है फॉर इंडिविजुअल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। जेनेटिक टेस्टिंग कैन बी हेल्प आइडेंटिफाई इनहेरिटेड म्यूटेशन। इंडिविजुअल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, जिन इंडिविजुअल को फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, जेनेटिक टेस्टिंग हेल्प करती है हमारी आइडेंटिफाई करने में इनहेरिटेड म्यूटेशंस को। देन स्टेजेस ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टेज 0 में क्या होता है, कैंसर इज कन्फाइंड टू द टॉप लेयर ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट, सेल्स कार्सिनोमा इज सिचुएटेड। Stage 2, cancer is the limited to the pancreas and is resectable by the surgery. सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कैंसर इज लिमिटेड टू द पैनक्रियास एंड रिसेक्टेबल बाय सर्जरी। सेकेंड स्टेज में कैंसर आपका लिमिटेड होता है, अदर रीजन या अदर ऑर्गन तक नहीं जा सकता है, इसको हम सर्जरी करके वापस से रिसेक्ट कर सकते हैं। थर्ड सेकेंड स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है, कैंसर हैज स्प्रेड टू द नियर बाय टिश्यू। अब स्टेज में कैंसर है वो नियर बाय टिश्यू लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है बट नॉट स्टिल रिसेक्टेबल। अब हम इसे स्टिल बट में इसको भी हम रिसेक्टेबल कर सकते हैं, साइट की जो लिम्फ नोड है टिश्यू है वहां तक पहुंच जाता है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, कैंसर हैज स्प्रेड टू द मेजर ब्लड वेसल्स नियर द पैनक्रियास एंड इज कंसिडर अनरिसेक्टेबल। अब जो कैंसर है थर्ड स्टेज पर क्या होता है, ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, ब्लड वेसल्स हो गई मेजर आपकी नियर पैनक्रियास का जो स्ट्रक्चर है वहां तक स्प्रेड हो जाता है और इस केस में हम इसे वापस से रिसेक्ट नहीं कर सकते, अनरिसेक्टेबल होता है। स्टेज 4 में होता है आपका कैंसर हैज मेटास्टेसाइज टू डिस्टेंट ऑर्गन सच एज लीवर और लंग्स। अब कैंसर इसमें क्या होता है, मेटास्टेटिक की स्टेज में पहुंच जाता है और कैंसर आपके पेनक्रियास के साथ साथ जो आइट साइड एसोसिएटेड ऑर्गन है वहां तक भी रीच आउट हो जाता है, जैसे कि लंग्स तक, लीवर तक भी आपका पहुंच सकता है, राइट। स्टेज फर्स्ट जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेड कलर का जो ट्यूमर, स्टेज सेकंड में, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ में लीवर तक भी वो रीच हो गया है, राइट। तो कुछ इस तरीके से स्टेज थर्ड के बाद फिर जो अनरिसेक्टेबल अनट्रीटेबल होता है और स्प्रेड ज़्यादा होते जाता है, राइट। अब कुछ सर्जरी आती है, तो जो सर्जरी हम इसमें परफॉर्म करते हैं जो होती है हमारी पेनक्रिएटोड्यूडेनेक्टोमी है ना, विपल प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, हम पेनक्रियास का जो पार्ट होता है उसको हम कट आउट करके और डायरेक्ट हम जो हमारी ड्यूडेनम है उसके साथ उसको हम अटैच कर देते हैं, जैसे आप इमेज में आपको विजुअल हो रहा होगा, राइट। और
जो रिमेनिंग पेनक्रियास है उसको क्या करते हैं हम अटैच कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और स्टोमक अटैच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्टोमक को हम इसके साथ अटैच कर देते हैं किसके, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, राइट। जिस तरफ का आपका पेनक्रियास ट्यूमर होता है उतना हम उसको कट आउट करके रिमूव कर देते हैं, राइट। रिमूवल ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियास, स्पेशली विपल प्रोसीजर में पेनक्रिएटिकोड्यूडेनेक्टोमी है। पेनक्रिएटिकोड्यूडेनेक्टोमी में क्या होता है, इसका जो हेड होता है उसको कट आउट करके हम रिमूव करते हैं हेड वाले पार्ट को, पेनक्रियास के पार्ट ऑफ द वाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ द स्टोमक। इसके साथ साथ क्या आ जाता है, इसका पार्ट ऑफ बाइल डक्ट होती है गॉल ब्लैडर, एंड पार्ट ऑफ द स्टोमक जो होता है उस पार्ट को कट आउट करके हम रिमूव करते हैं। इस परफॉर्म फॉर द ट्यूमर इन द हेड ऑफ पेनक्रियास, इस परफॉर्म फॉर द ट्यूमर इन द हेड ऑफ पेनक्रियास। अब आपका जो ट्यूमर है हेड ऑफ पेनक्रियास में हुआ रहेगा, उस केसेस में हम इसको कट आउट करके हेड को रिमूव करते हैं। देन डिस्टल पेनक्रिएक्टोमी, डिस्टल में क्या होता है, उसका डिस्टल एंड है, टेल वाला एंड है, उस टेल को हम क्या करते हैं, पेनक्रियास को रिमूव करते हैं, ऑफन अलोंग विद द स्प्लीन, साथ ही साथ स्प्लीन को भी हम इसमें रिमूव कर देते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से इसमें होता है ना, जैसे कि आप डिस्टल पेनक्रिएक्टोमी में देख पा रहे होंगे आफ्टर सर्जरी एंड बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी में जो आपको टेल वाला पार्ट दिख रहा है, पर इसमें आपका कट आउट करके हमने रिमूव कर दिया। इवन स्प्लीन भी यदि अफेक्टेड है उसको भी हमको रिमूव करना होता है, क्योंकि स्प्लीन जो होता है वो आपका अटैच्ड होता है आपका पेनक्रियास के साथ, राइट। नेक्स्ट जो सर्जरी होती है वो होती है टोटल पेनक्रिएक्टेक्टोमी, पेनक्रिएक्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द एंटायर पेनक्रियास ऑफन परफॉर्म व्हेन द कैंसर इज वाइड स्प्रेड इन द पेनक्रियास। अब कैंसर जो है आपका पूरे पेनक्रियास में अफेक्ट हो गया, ट्यूमर सेल्स आपके कैंसरस सेल कंप्लीटली आपके पेनक्रियास में हो गए, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, पेनक्रियास को कट आउट करके कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। एंड कीमोथेरेपी यूज होती है, कीमोथेरेपी इन्वॉल्व यूजिंग ड्रग्स सच एज, जैसे कि हमारी आती है गेमसीटेबाइन एंड फोल्फिरेनॉक्स, है ना, जो दो मेडिसिन होती हैं इसका जनरली हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल कीमोथेरेपी एजेंट टू किल द कैंसर सेल, इसके साथ साथ और भी हमारी कॉम्बिनेशन आती है केमोथेरेपी का जिनका हम यूज करते हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट इज द यूज इन बोथ अर्ली एंड एडवांस स्टेज, हम इसे अर्ली स्टेज पर या फिर एडवांस स्टेज पर भी यूज कर सकते हैं। पेनक्रियाटिक कैंसर either बिफोर सर्जरी, न्यू एडजस्टमेंट और आफ्टर सर्जरी एडजुवेंट, राइट। देन रेडिएशन थेरेपी जो होती है, स्पेशली जहां पर हमारा हाई एनर्जी रेडिएशन इज यूज्ड टू श्रिंक द ट्यूमर और प्रिवेंट इट्स ग्रोथ, often in combination with the chemotherapy. It is sometimes used for the tumor that are unresectable but have not spread extensively. Okay. तो रेडियोथेरेपी का हम जब यूज करते हैं इसमें हमारी हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं जो ट्यूमर्स हैं उसको श्रिंक करने के लिए, ताकि उनका जो ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो, उनका ग्रोथ और ज़्यादा ना हो। इसमें कॉम्बिनेशन होता है आपका कीमोथेरेपी भी रेडियोथेरेपी, दोनों आप साथ साथ यूज कर सकते हैं। समटाइम जो ट्यूमर्स होते हैं, यदि ऐसा ट्यूमर्स है जो रिसेक्टेबल है बट ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है एक्सटेंसिवली, उस केसेस में हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होती है हमारी टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में ड्रग लाइक erlotinib are used to the target specific molecular pathways involved in the cancer cell. These therapies are often used for the patient with specific genetic mutation, example BRCA mutation. तो इसमें आपकी ड्रग होती है एरलोटिनिब, जिसका हम यूज करते हैं टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर्स हैं, स्पेसिफिक सेल्स से पाथवे जिसमें हमारा इन्वॉल्व रहता है कैंसर सेल में जो ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। दिस थेरेपीज ऑफन यूज पेशेंट विद स्पेसिफिक पेशेंट यूज होती है हमारा BRCA म्यूटेशंस के लिए, राइट। डाइटरी मैनेजमेंट, डाइट में आप क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आता है आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कंप्लीटली आपका न्यूट्रिशनल अच्छा होना चाहिए, हाई कैलोरी प्रोटीन होना चाहिए ना, जिसमें हम रिकमेंड करते हैं लॉस
वेट लॉस मेल आर कॉमन ना। अब इसमें क्या होता है, वेट लॉस मेल आपका कॉमन होता है। सो आपको कैसी ड्रग लेनी होती है जो कि आपकी हाई कैलोरी हो, हाई प्रोटीन डाइट हो। ऑफन हम जिनको रिकमेंड करते हैं एक्सेप्ट पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, सिंस द पैनक्रियास इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट में बी नीडेड टू ऐड डाइजेशन, राइट। तो क्यों यूज देते हैं हम, क्योंकि हमारा जो पैनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है और रिस्पांसिबल होता है डाइजेशन के लिए। तो समटाइम यदि डाइजेशन एंजाइम कम हो रहे हैं उस समय हमको रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देनी होती है एंजाइम। ब्लड शुगर कंट्रोल फॉर द पेशेंट हु डेवलप डायबिटिक इंसुलिन और अदर मेडिकेशन में रिक्वायर टू मैनेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगला हमको ब्लड शुगर कंट्रोल करना होता है फॉर पेशेंट, ऐसे पेशेंट में जिनको डेवलप हुआ डायबिटीज इंसुलिन एंड अदर मेडिकेशन की वजह से। नर्सिंग मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल रहेगा, नर्सिंग को कम्प्लीटली इसमें असिस्ट करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, पेशेंट का साइन जैसे जॉइंटिस है, वेट लॉस है, पेन है, एपेटाइट है, बोबल जो फंक्शन है उसके बारे में चेकआउट करना है ना, मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है। पेशेंट को पेन कितना है ना, पेन स्केल से पेन को मैनेज करना है, पेन को मेजर करना है, यदि है तो जो भी एनाल्जेसिक ड्रग्स वगैरह दिए उनको पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है, इंटरवेंशन करना है। ओपोइड मैनेजमेंट सीवियर पेन में हम दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए पेशेंट को एनकरेज करना है, रिच डाइट लेना है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट रिच न्यूट्रिएंट डाइट ना। तो हेल्दी डाइट पेशेंट के लिए आपको प्रेफर करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है। देन साइकोलॉजिकल पेशेंट को सपोर्ट देना है, इमोशनल सपोर्ट आप पेशेंट को देंगे, पेशेंट की फैमिली को जो भी उसके कंसर्न है उसको आप एड्रेस करेंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा पेशेंट को एनकरेज पार्टिसिपेट इन सपोर्ट ग्रुप। पेशेंट को आप एजुकेट करेंगे अबाउट डिसीज के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, फॉलोअप के बारे में, मेडिकेशन मैनेजमेंट के बारे में, राइट। स्पेशली फॉर पेन इन डायबिटीज वगैरह केस से है तब पोटेंशियल साइड इफेक्ट वगैरह ट्रीटमेंट एक्सेट्रा ना। पैलिएटिव केयर जो एडवांस स्टेज की हमारी केयर होती है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय मैनेजिंग सिम्टम एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट केयर। इसमें हम पेशेंट की ओवरऑल जो कंफर्ट है पेशेंट का ओवरऑल देखा जाए तो हम इम्प्रूव करने के लिए फोकस करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ केयर हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारा पेशेंट का कंफर्ट एंड सिम्टोमेटिक मेजर्स। देन pancreatic cancer is challenging to treat, but early detection and multidisciplinary approach include surgery, chemotherapy, and supportive care can improve outcome for the patient. All right. तो इसको मैनेज करना हालांकि थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यदि अर्ली स्टेज में हम इसे डिटेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक, सेकंड स्टेज तक, तो उस केस में मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी फैसिलिटीज का हम यूज करते हैं, अलग अलग अप्रोच का यूज करके, इंक्लूडिंग सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, सपोर्टिव केयर हो गया, पैलिएटिव केयर हो गया, एक्सेट्रा का हम यूज करके हम इससे कैन बी प्रिवेंट, हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं और हम ठीक भी कर सकते हैं। पर यदि थर्ड या फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया फिर इसको वापस से रिकवर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इवन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज तक हम इसे कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द पैनक्रियाटिक कैंसर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपके यदि कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।